बच्चों, मेरा नाम है जानिसार अख्तर। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गेम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। बच्चों, हमने पिछले 2 वीडियोस में फॉर्मूले सीरीज शुरू करे थे। उसमें हमने सॉलिड स्टेट के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस कर लिए थे और जो दूसरी वीडियो आई थी उसमें हमने सोल्यूशन चैप्टर में राउल्स लॉ तक के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस कर लिए थे। अगर जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। बच्चों, इसी चैप्टर में क्लास 12 के सोल्यूशन चैप्टर में हम आगे की आज बात करेंगे, जिसमें हम वेंट फैक्टर निकालना सीखेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड एक और वीडियो आएगी जिसमें हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे, लेकिन ये जो पूरा वीडियो है उसमें हम वेंट फैक्टर निकालना सीखेंगे। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स और दूसरे स्टूडेंट्स की भी रिक्वेस्ट थी कि सर एक बार वेंट फैक्टर कैलकुलेट करना सिखा दीजिए, बहुत डाउट आता है, समझ नहीं आता है कहाँ पर कैसे वेंट फैक्टर निकालते हैं। तो ये शॉर्ट वीडियो जिसमें आपको वेंट फैक्टर के कैलकुलेशन पर सारी बात मिल जाएगी, एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट video because this will help you in determining the values of colligative property। तो जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली colligative property, उसके सवाल आपसे आसानी से हो जाए, उसके लिए वेंट फैक्टर आना ही आना चाहिए। तो एंड तक इस वीडियो को देखेंगे, मेरे साथ बने रहें। शुरू करते आइए, चलिए वेंट फैक्टर को। देखिए, मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, ज्यादा टाइम तो लूंगा नहीं, छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ आप लोग के लिए ताकि कम समय में आपको नॉलेज मिल जाए। देखिए, मैं बताता हूँ वेंट फैक्टर हम निकालेंगे। एक फॉर्मूला मिलेगा हमें 1 + n - 1 अल्फा। मैं डायरेक्ट इसको इसी से शुरू कर रहा हूँ इस टॉपिक को और फिर आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो वेंट फैक्टर क्या है? ये एक ऐसा फैक्टर है जो हमें ये बताता है कि किसी भी सोल्यूशन में जो आपने सोल्यूट घोला है, सोल्यूट डिसॉल्व किया है, वो डिसॉल्व होने के बाद कितने पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया है कि नहीं। सो इट इज अ फैक्टर व्हिच टेक्स इनटू अकाउंट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सोल्यूशन आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। तो ये सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बताता है, क्योंकि जब हम आगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम उन प्रॉपर्टीज को कहते हैं जिनकी वैल्यूज सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फिगर आउट दैट हाउ मेनी सोल्यूट पार्टिकल्स आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द सोल्यूशन आफ्टर डिसॉल्विंग दैट पर्टिकुलर सोल्यूट। उस सोल्यूट को सोल्यूशन में डालने के बाद एक्चुअली वो कितने पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया। बिकॉज देखिए, सोल्यूट का नेचर डिसाइड करेगा कि सोल्यूट को पानी में डालने के बाद वो कितने पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया। कुछ सोल्यूट है जिसको पानी में डालने पे वो डिसोसिएट कर जाते हैं। डिसोसिएट करने का मतलब टूटना, और जाहिर सी बात है जब एक पर्टिकुलर सोल्यूट डिसोसिएट होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे एक्चुअली में वो बढ़ जाएंगे उन पार्टिकल्स के मुकाबले जो आपने डाला है ना। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो डिसोसिएट करेंगे, वहां पर उस केस में सोल्यूशन के अंदर जितना आपने सोचा होगा कि इतने पार्टिकल होने चाहिए उससे कहीं ज्यादा पार्टिकल मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो सोल्यूट आपने किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है वो सोल्यूट आपस में एसोसिएट होने लगे। तो एसोसिएट होने पर एक्चुअल नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हो गया होगा उस सोल्यूशन के अंदर वो कम हो गया होगा उसके मुकाबले जितना आपने डाला होगा, है कि नहीं। तो बात समझिए, सोल्यूट जो है सॉल्वेंट में डालने के बाद हो सकता है वो डिसोसिएट हो जाए, वो हो सकता है वो एसोसिएट हो जाए। सो एसोसिएट या डिसोसिएट होने के बाद एग्जैक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल सोल्यूशन में कितना है, यही जानने के लिए हम लोग वेंट फैक्टर की मदद ले रहे होते हैं। क्लियर? हाँ, कुछ ऐसे भी सब्सटेंस है जिसको आपने किसी सॉल्वेंट में डाल दिया तो वो ना तो एसोसिएट होते हैं ना तो डिसोसिएट होते हैं, ना तो एसोसिएट होते हैं ना तो डिसोसिएट होते हैं। बात समझ रहे हो क्या? तो वहां पर जितने पार्टिकल आपने डाले हैं उतने ही पार्टिकल आपको मिलेंगे भी। मैं सारी बात समझाने वाला हूँ, ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। ये डायरेक्ट मैंने एक फॉर्मूला लिखा है 1 + n - 1 अल्फा। क्या मतलब है अभी बताते हैं। देखिए, यहाँ पर जो अल्फा है दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या आगे इसी को एसोसिएशन भी बोल सकते हैं। अगर पार्टिकल एसोसिएट करके सोल्यूट के पार्टिकल्स एसोसिएट करने लगे तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन बोलेंगे। कैसे निकालते हैं? जो भी परसेंटेज डिसोसिएशन या एसोसिएशन दिया होगा ना उसको 100 से डिवाइड कर देना। जैसे बोला कि 100% डिसोसिएशन हो गया तो 100/100 दैट इज 1। 90% डिसोसिएशन हो गया 90/100 दैट इज 0.9। अल्फा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है। अल्फा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है। जब 1 हो गया तो हम कहते हैं 100% डिसोसिएट हो गया। जब अल्फा की वैल्यू 0 है मतलब 0% डिसोसिएशन, नहीं डिसोसिएशन नहीं हुआ। और अल्फा की वैल्यू 0.5 50% डिसोसिएशन, 0.6 60% डिसोसिएशन, 0.75 75% डिसोसिएशन एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपके सोल्यूट के कितने पार्टिकल सोल्यूशन में अवेलेबल है ये जानने के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि कितना परसेंट डिसोसिएशन या कितना परसेंट एसोसिएशन हुआ है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, परसेंटेज एसोसिएशन पर 100। मैं एक ही कॉमन फॉर्मूला आपको सिखा दूंगा, इसी फॉर्मूले से आप डिसोसिएशन एसोसिएशन दोनों का केस कर पाएंगे, ठीक है ना। अब n क्या है, n बताता हूं मैं, n बताऊंगा आपको सीधे, ठीक है ना। एंड i इज ऑब्वियसली वेंट फैक्टर, i इज कॉल्ड वेंट फैक्टर। अब मेरी बात को समझेंगे, डिपेंडिंग ऑन अल्फा हमारे पास 3 तरह के पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है ना। आप समझे, सब्सटेंसेस हमारे पास 3 तरह के हो सकते हैं। सब्सटेंसेस 3 तरह के बच्चों, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट,
ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट सब लोग को पता है, ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जिसको सोल्यूशन में घोलने पर, जिसको एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डालने पर वो डिसोसिएट करता है और नंबर ऑफ आयंस फर्निश कर सकता है, ठीक है ना। मतलब वहां पर क्या है, जितने सोल्यूट आप डालेंगे उससे ज्यादा सोल्यूट हो जाएंगे, बिकॉज इनका डिसोसिएशन हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट कैन फर्निश आयंस, सीधे सीधे शब्दों में लिखते हैं कैन फर्निश आयंस, ये आयंस दे सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स कितने तरह के हो सकते हैं सर? ये दो तरह के हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं? जो 100% डिसोसिएट हो गया, मतलब जिसका अल्फा वैल्यू 1 है, क्योंकि 100% डिसोसिएशन बोला मैंने तो 100/100 दैट इज 1, ठीक है ना। तो इनका परसेंटेज डिसोसिएशन होता है 100%। हम ये मान के चलते हैं, वैसे तो कोई भी ऐसा इलेक्ट्रोलाइट नहीं जो 100% डिसोसिएट करता है, लेकिन क्लोज टू 100% की बात होती है जब, तो हम बोलते हैं कि ये लगभग लगभग 100% डिसोसिएट करते हैं। दैट इज कि इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा वैल्यू हो जाएगा 100/100 दैट इज 1, ठीक है जी। हाँ, तो इनका 1 होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कुछ एग्जांपल्स दीजिए सर। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड आयनिक सॉल्ट्स, ठीक है जी। ये हो गया आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, दूसरा आपका हो सकता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। नाम से ही समझ आ रहा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हम उन सब्सटेंसेस को कहेंगे जो 100% डिसोसिएट नहीं हो रहे, जिनका परसेंटेज डिसोसिएशन लेस देन 100% है। सो डिसोसिएट्स लेस देन 100%, लेस देन 100%, 100% से कम डिसोसिएट करते हैं। 20%, 90%, 80%, 70%, 75%, ऐसा कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, है ना। डिपेंडिंग ऑन द गिवन परसेंटेज डिसोसिएशन आप अल्फा निकाल सकते हो 100 से डिवाइड करके। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर अल्फा की वैल्यू जो आने वाली है सर वो 1 से कम आएगी, बट ऑब्वियसली 0 से ज्यादा जाएगी। इलेक्ट्रोलाइट है तो जाहिर सी बात है ये डिसोसिएट हुआ ही होगा, चाहे कम चाहे ज्यादा। कम डिसोसिएट हुआ 100 से तो वीक, और 100% ऑलमोस्ट डिसोसिएट हो गया तो 1, है ना। और इस कैटेगरी में 3 चीजें आती हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और आयनिक सॉल्ट। वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इसके एग्जांपल में 2 चीजें आती हैं, वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस, है कि नहीं? ये 2 चीजें आती है भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। सबके एग्जांपल दूंगा, टेंशन मत लो तुम, ठीक है ना। अब तीसरी बात करते हैं, है ना। तो आपका थर्ड टाइप आप बोल सकते हो, या इसको हमने तो नंबर नहीं किया था, सेकंड टाइप के सब्सटेंसेस हो सकते हैं आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो डिसोसिएट करता ही नहीं, जो आयंस फर्निश नहीं करता है। सो कैन नॉट फर्निश आयंस, कैन नॉट फर्निश आयंस। जाहिर सी बात है, अगर ये आयंस फर्निश नहीं कर पा रहे हैं तो इनमें जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग रही होगी वो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड रही होगी ना। प्योर कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए एटम्स जो होंगे वो आयनाइज नहीं होते, पॉलराइज नहीं होते हैं, ठीक है ना। मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ जिनकी जरूरत पड़ेगी डायरेक्ट। ग्लूकोज जो है ये डिसोसिएट नहीं करेगा, सुक्रोज जो है ये डिसोसिएट नहीं करेगा, यूरिया, यस यूरिया कैन नॉट डिसोसिएट। समझ लो नहीं समझ लो। और जब आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ोगे, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो आपको समझ आएगा ऐसे भी कुछ कंपाउंड्स हैं जिनमें आयनाइजेशन स्फीयर नहीं होती है, और आयनाइजेशन स्फीयर अगर नहीं है तो ये भी आयंस फर्निश नहीं कर सकते। तो हम इनके बारे में भी पहले से जान जाए तो बेहतर होगा, ठीक है ना। कि जिसमें ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर से केवल और केवल कॉम्प्लेक्स पार्ट है, जिसके अंदर केवल कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जिसके अंदर आयनाइजेशन स्फीयर नहीं है, वो आयंस फर्निश नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। मेरे ख्याल से जो बच्चे नीट या आईआईटीज के लिए पढ़ रहे हैं वो इस चीज़ को तो जल्दी समझ पाएंगे, 12th वाले स्टूडेंट को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, करेंट 12th को, ठीक है। इतनी बात तो समझ आ गई। चलिए आइए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है, और मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और आयनिक सॉल्ट्स, और वीक एसिड और वीक बेस, ठीक है, देख लीजिए। हाँ तो चलिए ये शुरू करते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपको एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, और मैंने पहले बता दिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे जिनका अल्फा वैल्यू कितना हो जाएगा 1। एक चीज और देखो, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा 1 है तो ऊपर वाले फॉर्मूले से देखो वेंट ऑफ फैक्टर कितना आएगा इनका, 1 + n-1 × 1, है कि नहीं। दैट इज 1 + n-1 के बराबर, -1 और 1 हटा दो तो वेंट ऑफ फैक्टर इनका n के बराबर हो जाएगा। वेंट ऑफ फैक्टर किसके बराबर हो जाएगा? n के बराबर हो जाएगा। अब ये n क्या है? n का मतलब है कि इसके 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से कितने मोल आयंस या कितने मोल पार्टिकल फर्निश हुए थे, उसको कहते हैं हम लोग क्या, उसको कहते हैं हम लोग n। देखना जरा ध्यान से, मैं इसके एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल था आपका क्या, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स, सभी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, कुछ नहीं बोला गया सवाल में तो हम मानेंगे ये 100% टूट रहे हैं और इनके अल्फा वैल्यू को 1 ले लेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में कौन कौन से आते हैं मैं बताता हूँ। 3 हेलो एसिड्स HCl, HBr और HI, ये 3 आ जाएंगे, ठीक है ना। HCl, HBr और HI आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड HNO3, इसके अलावा परक्लोरिक एसिड HClO4,
और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये सारे एसिड्स हैं। अब चूंकि ये एसिड है तो एसिड की खास बात होती है वो H+ देते हैं, ठीक है। तो अगर HCl को पानी में घोला गया तो बीइंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड इट विल डिसोसिएट अप टू 100% और ये दो आयंस में टूट जाएगा H+ और Cl- में। HBr को भी चूंकि हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोल रहे हैं तो ये 100% टूटेगा, एक H+ देने के लिए फॉर्मूले में एक ही हाइड्रोजन है, एक ही H+ मिलेगा और साथ में ये Br- में टूट जाएगा। HI सिमिलरली टूटेगा कैसे, H+ और I- में, है ना। नाइट्रिक एसिड कैसे टूटेगा, H+ में और NO3- में। ये वो आयंस हैं जो कि ये एसिड्स फर्निश कर रहे होंगे। पर क्लोरिक एसिड HClO4 H+ और ClO4- फर्निश कर रहा होगा। H2SO4 की बात करें तो ये डाई बेसिक एसिड है, 2H+ दे सकता है। बच्चों अगर ये 2H+ दे रहा है ना तो बचा हुआ पार्ट क्या है, SO4 2- जिसको सल्फेट बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स कितने कितने पार्टिकल दे रहे हैं टोटल, उसी को N बोलना था। मैंने बोला था N का मतलब है कि एक मोल सब्सटेंस से कितने मोल आयंस आए हैं या कितने मोल नए पार्टिकल्स आए हैं। दिस पार्टिकल कुड बी आयंस एनीथिंग, ठीक है ना। तो HCl से 2 आए हैं तो N की वैल्यू हम 2 लेंगे। यहाँ HBr से 2 पार्टिकल आए हैं, N की वैल्यू 2 लेंगे। यहाँ पर भी N की वैल्यू 2 लेंगे। यहाँ पर भी 2 आयंस आए हैं, एक H+ और NO3-, एक कटायन एक अनायन, 1:1 रेशियो है। एक कटायन एक अनायन, एक कटायन एक अनायन, तो ये भी 1:1 रेशियो, N की वैल्यू 2। लेकिन यहाँ 2 कटायन है मतलब 2 H+ है और एक सल्फेट है तो N की वैल्यू 3 हो गई। ये बात समझ आनी चाहिए। तो इनके लिए आपको वेंटर फैक्टर पता है और वेंटर फैक्टर N के ही बराबर है। याद रखेंगे सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वेंटर फैक्टर N के बराबर है। मतलब सवाल में कुछ नहीं बोला गया ना तो HCl का वेंटर फैक्टर कितना लेना था, 2 लेना था। HClO4 का कितना लेना था, 2 लेना था वेंटर फैक्टर। H2SO4 का वेंटर फैक्टर कितना लेना था, 3। तो ये वेंटर फैक्टर निकालना अब तो मैं सिखा चुका हूँ, है ना। अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में, और स्ट्रॉन्ग एसिड में यही आपके 6 एसिड आपको मिलने वाले हैं। अब आते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, एक और एग्जाम्पल दिया मैंने, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेस में 7 बेसेस हैं। एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड्स कौन कौन से, सोडियम से शुरू करो, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। एल्कली मेटल में तो ये 4 हो गए। एल्कली अर्थ मेटल में बेरिलियम मैग्नीशियम को हटा करके 3 और ले लो, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम का हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो ये कुछ हाइड्रोक्साइड्स हैं जिनको हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में रखते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी ये चीज पढ़ा रखा था मैंने, यहाँ पर भी बता रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, अगर ये एल्कली है, बेस है, तो OH- तो देगा ही देगा। NaOH अगर 100% टूट रहा है तो देगा Na+ और OH-। देखो जब बात हो रही है कि 100% टूट गया तो इसका मतलब है NaOH की तरफ रहा ही नहीं, वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो चुका है 2 आयंस में, Na+ और OH- में। वेंटर फैक्टर की डेफिनेशन क्या थी, इट इज अ फैक्टर व्हिच टेक्स इनटू अकाउंट द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ सॉल्यूशन आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। वेंटर फैक्टर हमें यही बताता है कि कितने पार्टिकल सॉल्यूशन में पड़े हुए हैं डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद। तो जब आपने NaOH डाला तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपने 1 मोल NaOH डाला है, पर सच्चाई ये है कि वो 1 मोल NaOH कंप्लीटली टूट करके ना 1 मोल Na+ और 1 मोल OH- में बदल जा रहा, मतलब टोटल 2 मोल पार्टिकल में बदल जा रहा। इसीलिए कई बच्चे NaOH का वेंटर फैक्टर 1 ले रहे होंगे सवालों में, पर आंसर गलत आएगा। आपने जो भी कैलकुलेशन की है वो आपने 1 मोल पार्टिकल लेके कैलकुलेट करी है, पर जो ऑब्जर्व करोगे, जो एक्सपेरिमेंटल डेटा आएगा वो 2 मोल पार्टिकल के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा। तो ऑब्जर्व्ड कलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग आ जाएगी और थ्योरेटिकल कलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यूज अलग आ जाएगी। तो हम आगे सीखेंगे कि वेंटर फैक्टर कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड थ्योरेटिकल कलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एनीवेज फिलहाल तो मैं आपको ऐसे ही आपको सिखा रहा हूँ, देखिए जरा। QH जब 100% टूटेगा तो कैसे टूटेगा, K+ और OH- में। RbOH कैसे टूटेगा, Rb+ और OH- में। बेस है तो OH- देगा, एसिड है तो H+ देगा, है ना। इसमें कितने OH- दिख रहे हैं, एक ही दिख रहा है तो CS+ और OH-। इसमें कितने OH- दिख रहे हैं, 2 मिल जाएंगे, Ca2+ और 2 OH-, क्योंकि 2 हाइड्रोक्साइड देगा ये कैसे टूटेगा, Sr2+ में और 2 OH- में। ये तोड़ना आना चाहिए आपको। ये कैसे टूटेगा, बेरियम 2+ में और 2 OH- में। अब मुझे बताओ 1 मोल NaOH से कितने मोल आयंस आए हैं, 2 मोल्स, तो N की वैल्यू 2 है। यहाँ पर एक K+ एक OH-, N की वैल्यू 2 है। एक Rb+ एक OH-, N की वैल्यू 2 है। एक CS+ एक OH-, N की वैल्यू 2 है। एक कैल्शियम कटायन और 2 हाइड्रोक्साइड अनायन, N की वैल्यू 3 है बच्चों, 1:2 रेशियो है। N की वैल्यू 3 है और N की वैल्यू 3 है। पहली बात तो मैंने N निकालना सिखाया। N का मतलब क्या है, N का मतलब है कि 1 मोल पार्टिकल कितने मोल आयंस फर्निश कर रहा था। चूंकि वो इलेक्ट्रोलाइट है तो आयंस फर्निश करेगा, और इलेक्ट्रोलाइट में भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो 100% टूट गया होगा, कंप्लीटली वो टूट करके आयंस में ही कन्वर्ट हो गया। तो फाइंड आउट कि हाउ मेनी नंबर ऑफ आयंस
how many number of moles of ions are obtained from 1 mole of the acid or base. So that will be the value of n and that is also equal to Van't factor, because हमने देखा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब अल्फा को 1 रखेंगे तो Van't factor n के बराबर आएगा। तो देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग एसिड समझाया मैंने, स्ट्रॉन्ग बेस समझाया, इनका Van't फैक्टर निकालना सिखाया, मतलब इनका Van't फैक्टर ही n है। अब हम जब सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट बनता कैसे है? सॉल्ट बनता है एसिड बेस के रिएक्शन से, मतलब मान लो मैंने HCl और NaOH को मिक्स कर दिया तो बना क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस कंबाइन करके NaCl बना लेंगे, वो सॉल्ट है, और H प्लस और OH माइनस कंबाइन करके वाटर बना लेंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो सॉल्ट के फॉर्मूले में ना तो H प्लस नजर आएगा ना तो OH माइनस, ना तो H प्लस नजर आएगा ना तो OH माइनस, वहां एक कटायन नजर आएगा एक अनायन नजर आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो कटायन अनायन कौन से हैं और कैसे टूटे, और जितने कटायन अनायन मिल गए वही n की वैल्यू है और वही Van't फैक्टर है, बिकॉज ऑल आयनिक सॉल्ट्स आर आल्सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो भी 100% कटायन अनायन में टूट जाते हैं, वही उनका Van't फैक्टर भी है। बात समझ आ रही है क्या? तो एक बार ये फोटो लेंगे, अब हम देखेंगे सॉल्ट्स का Van't फैक्टर निकालना। बच्चों अब हम देख रहे हैं आयनिक सॉल्ट्स जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में है, उसका Van't फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग आयनिक सॉल्ट्स। मैं कुछ यहाँ पर सॉल्ट्स लिखूंगा और आपको इनको डिसोसिएट करना आना चाहिए, तोड़ना आना चाहिए कि कौन से कटायन और कौन से एनायन में बदले। जैसे मैंने लिख दिया NaCl, मैंने लिख दिया Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ठीक है, Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट, ठीक है, या कैल्शियम का आप बना लेते हैं कैल्शियम ब्रोमाइड, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ऐसे लिख दिया। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट दे रहे हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी दे देता हूँ, सबने ऐसे सॉल्ट्स भी सुने होंगे, K4FeCN6, है ना। और जो करंट 12th में है उनको ये वाले सॉल्ट्स अभी नहीं समझ आ रहे होंगे इस वक्त, पर अगर आपने 12th में चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन पढ़ा है तो ये भी आपको समझ आएगा, ठीक है। या फिर K3FeF6, ठीक है, या फिर हमने ऐसा सॉल्ट ले लिया CuNH3 4SO4, ठीक है। आइए चलिए इनको डिसोसिएट कर दिए, सारे के सारे सॉल्ट है, ऐसे सॉल्ट को सिंपल सॉल्ट बोलते हैं और इन सॉल्ट को कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं, है ना। आओ चलो ध्यान से देखो, Na पर कितना चार्ज होता है सबको पता है +1, तो Cl पर आएगा -1, तो ये Na प्लस और Cl -1 टूट गया। कितने आयंस फर्निश कर रहा है? 2, तो n की वैल्यू है 2 और यही इसका Van't फैक्टर है, क्योंकि सारे सॉल्ट जो होते हैं ना वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो कोई बोले NaCl का Van't फैक्टर कितना लेना है, सवाल में 2 लेना है भाई, कुछ नहीं बोला तो हम ये मानेंगे कि ये 100% टूटे हुए हैं। हाँ, पर ऐसे भी सवाल कॉम्पिटिशन में दिए जा सकते हैं कि कंसीडर द डिसोसिएशन ऑफ NaCl अप टू 80%, उसने बोला कि 80% ही डिसोसिएशन मानते हुए सॉल्व करो, तो अल्फा की वैल्यू 0.8 रख के n की वैल्यू 2 रख के सॉल्व कर देंगे, 1 + 2 - 1 × 0.8, क्योंकि 80% बोला है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। हाँ जी, कितने सोडियम है? 2, तो ये टूटेगा कैसे, 2Na+ में और एक SO4 2- में, ठीक है। n की वैल्यू 3 है क्योंकि 2 कटायन एक अनायन है। हाँ, यहाँ पर कितने कटायन आ सकते हैं? 3, तो 3n+ में टूट गया और एक हो गया आपका PO4 3-, n की वैल्यू हो गई है 4। कैल्शियम ब्रोमाइड कैसे टूटेगा? Ca2+ में और 2 Br- आएंगे, 2 Br-, देखो Br के नीचे 2 लिखा है, मतलब 2 ब्रोमाइड आयन दे गई, तो n की वैल्यू हो गई 3, एक कैल्शियम कटायन 2 ब्रोमाइड आयन है। कैल्शियम सल्फेट कैसे टूटेगा? Ca2+ और SO4 2-, एक कैल्शियम कटायन एक सल्फेट आयन, n की वैल्यू 2। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे टूटेगा? एक कैल्शियम आयन Ca2+ और एक कार्बोनेट आयन CO3 2-, n की वैल्यू 2। आई होप समझ आ रही बात। कैल्शियम फॉस्फेट कैसे टूटेगा? सर 3 कैल्शियम आयन है तो 3 Ca2+ और 2 फॉस्फेट आयन है 2 PO4 3-। टोटल आयंस कितने हो गए? 3 कटायन और 2 अनायन, तो n की वैल्यू हो गई 5। मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे टूटेगा? Mg2+ में और 2Cl- में, n की वैल्यू हो गई 3। अब इनको कैसे तोड़ते हैं मैं बता दूं, जो नए बच्चे हैं, बाकी जो ड्रॉपर्स हैं उनको समझ आ रहा होगा। बेसिकली जो स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की चीजें आयनाइज नहीं होती हैं, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स पार्ट बोलते हैं, और कॉम्प्लेक्स पार्ट नॉन आयनाइजेबल नेचर के होते हैं क्योंकि उनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना होता है। लेकिन जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर के पार्ट्स हैं वो आयनाइजेबल होते हैं। मतलब इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कितने कटायन हैं? 4 पोटेशियम आयन है, तो ये तो आपको एज इट इज बाहर मिल जाएगा, मतलब 4 पॉजिटिव चार्ज तो अलग हो गया, तो कॉम्प्लेक्स पार्ट तो आयनाइज नहीं होगा, तो कॉम्प्लेक्स पार्ट के ऊपर -4 का चार्ज आएगा। सोच के देखो यार, 4 पॉजिटिव चार्ज है तो 4 नेगेटिव इस पर आएगा कि नहीं आएगा? टोटल कैटायनिक चार्ज +4 है, तो इस पर -4 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अब इस पर जो चीजें हैं वो लिख दो, Fe है और CN6 है, लिख दो इसको। बात समझ आ रही क्या? अब उसी तरीके तुम भी बताओ, जैसे कितने पोटेशियम आ जाएंगे? 3 पोटेशियम 3K+, क्योंकि K3 लिखा हुआ था, 3 पोटेशियम और FeF6 पर 3-, ऐसे इसको तोड़ेंगे, है ना।
जिन बच्चों को ये पार्ट नहीं समझ आ रहा, डोंट वरी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड जब वीडियोस डालूंगा तो उसमें आपको ये बात समझाऊंगा भी। अब इसमें ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट पहले है, मतलब ये कैटायनिक नेचर का है। और SO4 पर कितना चार्ज आता है सबको पता है, SO4 पर 2 नेगेटिव चार्ज आता है, तो इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या क्या चीजें हैं, Cu NH3 होल 4, ठीक है। अब नंबर ऑफ आयन्स जोड़ो, ठीक से जोड़ो। यहाँ पर कितने कैटायन है, एक, कितने अनायन है, 2, n की वैल्यू 3। यहाँ कितने कैटायन है, 4, कितने अनायन है, ये पूरा एक अनायन कहलाएगा, एक यूनिट कहलाएगा, तो n की वैल्यू हो गई 5। यहाँ पर 3 कैटायन, एक अनायन, n की वैल्यू हो गई 4। एक कैटायन, एक अनायन, n की वैल्यू हो गई 2। तो इनका वेंटर फैक्टर यही लेना है, बात समझ आ गई। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कुछ नहीं बोला गया है, तो वेंटर फैक्टर इज सेम एज द टोटल नंबर ऑफ आयंस दैट आर ऑब्टेन्ड इन देयर सॉल्यूशन, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू n वैल्यू, एंड वी कैन फाइंड आउट इजीली। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम एग्जांपल्स ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। और मैंने बताया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में दो चीज आती है, वीक एसिड्स और वीक बेसिस। अब आप बोलोगे सर वीक एसिड भी रटना है क्या? नहीं, वो जो 6 स्ट्रॉन्ग एसिड लिखे ना, उसके अलावा जितने भी ये सब वीक एसिड्स मानेंगे, और ये जो 7 स्ट्रॉन्ग बेस लिखे थे ना, उसके अलावा जितने भी सब वीक बेस मानेंगे। और उनमें परसेंटेज डिसोसिएशन 100% तो है नहीं, तो वो पार्शियली डिसोसिएट करेंगे, थोड़े बहुत आयंस देंगे, थोड़े बहुत अपने ओरिजिनल फॉर्म में रह जाएंगे, मतलब थोड़ा सा टूटेगा और थोड़ा सा नहीं। जैसे ये है ना, ये 100% टूट चुका है, मतलब NaCl वाली यूनिट अब खत्म हो चुकी है, ये मॉलिक्यूल खत्म हो गया, आप ऐसे समझो, और ये कंप्लीटली आयंस में बदल गया। लेकिन जब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट रहता ना, तो थोड़े बहुत ये पार्ट भी रहता, ये वाला हिस्सा भी रहता, और थोड़ा सा इस वाला, ये वाला हिस्सा भी पड़ा होता है, ये वाला फॉर्म भी पड़ा होता है। बात समझ रहे हो क्या? तो आइए कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल देखेंगे और उनके लिए भी फॉर्मूला लगाना सीखेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए बच्चों, देखो शुरू करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में दो चीजें आती है, मैंने बता दिया है, वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। वीक एसिड्स में सबको पता है सारे ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं। इसके अलावा जो एसिड्स मैंने वहां लिखे थे उसके अलावा सारे लिख दो। जैसे HF वहां नहीं लिखा था, तो HF यहाँ वीक माना जाएगा, ठीक है। वहां मैंने H2SO4 लिया था, तो H2SO3 वीक माना जाएगा। वहां मैंने HNO3 लिया था, तो HNO2 को वीक मानेंगे हम लोग। वहां HClO4 को स्ट्रॉन्ग माना, तो HClO3 वगैरह को, इन सबको वीक मानेंगे यहाँ पर, है ना। इसके अलावा जो मोस्ट कॉमनली वीक एसिड्स होते हैं सारे ऑर्गेनिक एसिड, जैसे आपके पास फॉर्मिक एसिड हो जाए HCOOH फॉर्मिक एसिड, या एसिटिक एसिड हो जाए बच्चों CH3COOH, ठीक है ना, ये सारे वीक एसिड्स हो जाएंगे। और कॉमन वीक एसिड्स आपको बता देता हूँ, और कॉमन वीक एसिड्स होते हैं आपके HCN या H2S, है कि नहीं, या फिर आपके कार्बोनिक एसिड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड H3PO4, H3PO3 और H3PO2, ये सारे के सारे वीक एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं। Now since these are also acid, they will furnish H+ ions, right? But इनमें सब जगह जितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं वो तो मिल ही जाते हैं। ये ऑक्सी एसिड और फॉस्फोरस की कहानी इंपॉर्टेंट है, समझना जरा ध्यान से। HF अगर कंप्लीटली टूटा होता तो ये 2 आयंस देता, H+ और F-, पर चूंकि ये पार्शियली डिसोसिएट किया, तो मैंने बोला कि कुछ H+ रहा होगा, कुछ F- रहा होगा, और कुछ HF भी रहा होगा। इसलिए हमने एक डबली हेडेड एरो लगाया, ये बताने के लिए कि थोड़े से आयनाइज फॉर्म भी हैं और थोड़े से अनआयनाइज फॉर्म भी हैं। अब डिपेंड करता है कि कितना परसेंट आयनाइजेशन हुआ। 90% आयनाइजेशन हुआ तो कुछ H+ और F- है, लेकिन 95% आयनाइजेशन हुआ तो और ज्यादा टूटा होगा, और ज्यादा कैटायन आयन मिले होंगे। n की वैल्यू, फिर से वही लॉजिक, n की वैल्यू सर 2 है, n की वैल्यू 2 है, जितने आयंस वो दे सकता था उसका एक मॉलिक्यूल, वही n की वैल्यू है। H2SO3 किस तरह से टूटेगा, 2H+ में, और SO3 2- में, है ना। n की वैल्यू कितनी लेनी है, 3, 2 कैटायन 1 अनायन, समझ रहे हो नहीं समझ रहे, 2 H+ और 1 सल्फाइड आयन। हाँ, HNO2 कैसे टूटेगा, H+ और NO2- में, है ना। तो n की वैल्यू कितनी हो गई है, 2। HClO3 कैसे टूटेगा, H+ और ClO3- में, n की वैल्यू कितनी है, 2। फॉर्मिक एसिड कैसे टूटेगा, एक H+ देगा, ये वाला जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ना, और मिलेगा आपको एक अनायन HCO-, ये भी n की वैल्यू 2 है। एसिटिक एसिड कैसे टूटेगा, एसिटिक एसिड भी एक H+ दे देगा और टूट जाएगा CH3COO- में और H+ में, n की वैल्यू 2 है। HCl कैसे टूटेगा, H+ और Cl- में, n की वैल्यू है 2। H2S कैसे टूटेगा, 2 H+ में और एक सल्फाइड में, n की वैल्यू है 3, क्योंकि 2 H+ दे रहा है, एक S-2। कार्बोनिक एसिड भी कैसे टूटेगा, 2:1 रेशियो है, 2 H+ देगा और एक CO3 2- देगा, n की वैल्यू है 3। अब इनमें सुन लो, ये कई बच्चों को नहीं पता होता है, ऑक्सी एसिड और फॉस्फोरस में भले 3-3 हाइड्रोजन देगा, पर सभी एसिड, सभी ऑक्सी एसिड और फॉस्फोरस 3 H+ नहीं देते हैं।
एक इलेक्ट्रिक याद रखेंगे, टोटल ऑक्सीजन -1, इनके पास 4 ऑक्सीजन है, ये 3 H प्लस देगा। इसके पास टोटल 3 ऑक्सीजन है, ये 2 ही H प्लस देता है। और इसके पास 2 ऑक्सीजन है, ये 1 ही H प्लस देता है। रीजन इसका क्या है, क्योंकि ये ऑक्सी एसिड है और ऑक्सी एसिड में रूल ये होता है कि जितने H प्लस ऑक्सीजन से जुड़े हैं वही केवल हाइड्रोजन H प्लस की तरह आ सकते हैं। मतलब जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हैं वही H प्लस की तरह निकल के आ सकते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर को जब बनाओगे तो H3PO4 का स्ट्रक्चर ये होता है, P डबल बॉन्ड OH OH और OH। तो इसके स्ट्रक्चर में 3 हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से जुड़े, तो वो तीनों H प्लस आएगा। H3PO3 का स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो P डबल बॉन्ड H OH और OH। तो इसके स्ट्रक्चर में 2 H प्लस है, 2 हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से जुड़े हैं, तो 2 H प्लस देगा। और H3PO2 का स्ट्रक्चर ये हो जाएगा भाई, H H और OH, तो ये एक ही H प्लस देगा। बताओ, ये बात क्लियर होनी चाहिए। ये 3 H प्लस दे सकता है, तो 3 H प्लस टूटा और बचा हुआ क्या, 3 हाइड्रोजन को हटाने के बाद क्या बचा है, PO4 3 नेगेटिव। ये कितने H प्लस देगा, 2, तो 2 H प्लस हटा दो, क्या बचा है, एक हाइड्रोजन और PO3, HPO3 और माइनस का 2 आएगा चार्ज। -2 क्यों आए, क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज हट गए। ये कितने H प्लस दे सकता है, ये एक ही H प्लस दे सकता है। बचे हुए कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन H2 PO2 और -1। अब बताओ टोटल कितने कटायन, 3, कितने अनायन 1, तो N की वैल्यू 4, कितने कटायन 2, कितने अनायन 1, N की वैल्यू 3, कितने कटायन 1, कितने अनायन 1, N की वैल्यू 2। तो ये N निकालना सिखा दिया। अब अगर एग्जाम में आता है कि कैलकुलेट वेंटर फैक्टर ऑफ एसिटिक एसिड, तो उसको सवाल में देना चाहिए था कितना परसेंट डिसोसिएटेड है, बिकॉज ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वी हैव नो आइडिया कि ये कितना परसेंट टूटा है। द मोर इज द डिसोसिएशन, जितना ज्यादा डिसोसिएशन होगा उतना ये फॉरवर्ड जाएगा, और जितना फॉरवर्ड जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे और वेंटर फैक्टर की वैल्यू बढ़ेगी। तो आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर अल्फा बढ़ेगा तो वेंटर फैक्टर बढ़ेगा। इस बात को मैं एक न्यूमेरिकल से भी प्रूव करने वाला हूँ। तो अब मैं 2-4 सवाल रखूंगा जिसमें हम वेंटर फैक्टर निकालेंगे। आप एक बार फोटो लीजिए। हो गया बच्चों, तो ये कुछ सवाल दिए हैं, इनको आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है ना, और फिर वीडियो में कमेंट करेंगे क्या आंसर है आपका। क्रॉप कर देना, ठीक है। और चलो ट्राई कर लिया होगा, जल्दी से ट्राई करते हैं। देखो भाई, वेंटर फैक्टर का फॉर्मूला लगाना है 1 + n - 1 अल्फा, ठीक है। H2S की बात करें कैसे टूटेगा, 2H प्लस और S - 2 में, मतलब मैक्सिमम ये कितने दे सकता था, 3, तो n की जगह पर 3 रख देंगे, तो 1 + 3 - 1 × अल्फा, ये जगह 1 + 2 अल्फा। अल्फा की वैल्यू कैसे पता चलेगी, परसेंटेज डिसोसिएशन, 80% डिसोसिएशन बोल रहा है, तो अल्फा की वैल्यू है 80/100, दैट इज 0.8, तो इट इज 1 + 2 × 0.8, कितना हो जाएगा ये, 2 8 16, 1.6 एंड 1 दैट इज 2.6। तो अब देख सकते हो 3 से कम आया, मैक्सिमम ये 100% टूटता तो 3 पार्टिकल देता, n के बराबर पार्टिकल देता, पर अभी ये n से कम दे रहा, क्योंकि परसेंटेज डिसोसिएशन 100 नहीं है, 80% है। उसी तरीके से एसिटिक एसिड के लिए n की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। एसिटेट आयन और H+, 2 आयन्स में टूटता है, इसका वेंटर फैक्टर हो जाएगा 1 + 2 - 1 अल्फा, दैट इज 1 + अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है, 60%, तो 0.6 रख देंगे, या क्या 1.6। इसकी बात करें तो फिर से एसिटिक एसिड है, फॉर्मूला तो ये रहेगा 1 + 2 - 1 अल्फा, 1 + अल्फा, और 70% बोल रहे तो 0.7 रख देंगे, ये हो जाएगा 1.7। यहाँ पर सेम फॉर्मूला 1 + 2 - 1 अल्फा, तो ये हो जाएगा 1 + अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.9, तो ये कितना हो जाएगा 1.9। आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि जैसे जैसे परसेंटेज डिसोसिएशन बढ़ेगा वैसे वैसे वेंटर फैक्टर की वैल्यू बढ़ेगी, और वेंटर फैक्टर की वैल्यू बढ़ने का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन में बढ़ रहे हैं। बात समझ आ रही क्या, तो याद रखें कि डिसोसिएशन में जैसे जैसे डिसोसिएशन का परसेंटेज बढ़ रहा है वैसे वैसे वेंटर फैक्टर की वैल्यू बढ़ रही है। समझ रहे नहीं समझ रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि और ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे जैसे जैसे परसेंटेज डिसोसिएशन बढ़ेगा। लास्ट सवाल करना है H3PO4, तो ये वेंटर फैक्टर कितना निकलेगा इसका 1 + 4 - 1 अल्फा। 4 क्यों लिया मैंने, H3PO4 जो है वो 4 पार्टिकल में टूटेगा, 3 H+ और PO4 3 माइनस में 4 पार्टिकल में टूटेगा, तो ये हो गया आपका 1 + 3 अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी रखेंगे 75%, तो 3 × 0.75 मल्टीप्लाई करो इसको, 3 × 0.75 2.25 मल्टीप्लाई कर देंगे, जोड़ देंगे 3.25 के बराबर इसका वेंटर फैक्टर आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये वेंटर फैक्टर आपको समझ आया। एक चीज और मैंने बताया कि डिसोसिएशन में जैसे जैसे परसेंटेज डिसोसिएशन बढ़ेगा मतलब अल्फा बढ़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा, वेंटर फैक्टर बढ़ेगा। अब हम समझ लेते हैं एसोसिएशन में कैसे निकालते हैं वेंटर फैक्टर। एक बार आप कॉपी करें। तो चलो आप बच्चों अब शुरू करते हैं हम लोग एसोसिएशन के केस में वेंटर फैक्टर का पता लगाना। डिसोसिएशन में हमने निकाल लिया, फॉर्मूला तो यही है 1 + n - 1 अल्फा। n का मतलब था एक मॉलिक्यूल कितने पार्टिकल्स में डिसोसिएट हुआ था। अब एसोसिएशन में इसी n का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल या एक मोल मॉलिक्यूल्स कितने मॉलिक्यूल्स में एसोसिएट हुए हैं। बात समझ आ रही क्या।
अब देखिए जैसे इसमें समझाता हूं मैं आपको। सबसे पहले मान लो हम डाइमराइजेशन की बात कर रहे हैं, डाइमराइजेशन, ठीक है ना। तो डाइमराइजेशन का मतलब क्या होता है? डाइमर का बनना। डाइमर के बनने के लिए दो मॉलिक्यूल चाहिए जो कि एक मॉलिक्यूल में बदलेगा। मतलब आप इसमें समझे कि अल्टीमेटली दो पार्टिकल्स होंगे आपके पास, क्योंकि एक सिंगल पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब होता है डाइमराइज होना, ठीक है ना। दो पार्टिकल का एक पार्टिकल में बदलना, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं दो मोल पार्टिकल एक मोल पार्टिकल में बदले। जैसे मैंने लिख दिया 2 मोल्स ऑफ ए कन्वर्ट्स इनटू A2। जाहिर सी बात है आपको साफ साफ दिख रहा है कि 2 मोल ए के जुड़ करके A2 में कन्वर्ट हो रहा है। जाहिर सी बात है एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होने लगेंगे, डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, और जहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे वहां वेंटर फैक्टर की वैल्यू ज्यादा होगी। क्लियर है? तो डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं जो कि, तो वेंटर फैक्टर की वैल्यू वहां हायर होगी एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ वेंटर फैक्टर इन केस ऑफ एसोसिएशन। अब देखिए ध्यान से, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि एक मोल ए बदला है हाफ मोल्स ऑफ A2 में, ठीक है। अगर ये मान लीजिए ट्राइमराइजेशन होता, ट्राइमराइजेशन, तो ट्राइमराइजेशन नाम से आपको समझ आ रहा कि सर इसमें 3 पार्टिकल ना एक पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहे हैं। सो 3 पार्टिकल्स कन्वर्ट इनटू अ सिंगल पार्टिकल, और यू कैन आल्सो से कि 3 मोल पार्टिकल एक मोल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 मोल्स ऑफ ए जो है वो A3 बना लेते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक मोल ए जो है वो 1/3 ऑफ A3 बना लेते हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग? अब याद कीजिए मैंने n क्या बोला था। मैंने n को बोला था कि एक मोल पार्टिकल कितने मोल पार्टिकल में कन्वर्ट हुआ, इसी को n बोलना है भाई। अब यहाँ सोचो डाइमराइज करने का मतलब क्या? डाइमराइज करने का मतलब 2 एक में बदला, मतलब एक आधे में बदला। तो यहाँ पर n की वैल्यू आपको हाफ रखना है, आपका फॉर्मूला तैयार हो गया वेंटर फैक्टर निकालने का। यहाँ पर 3 मोल पार्टिकल एक मोल में बदला है, मतलब एक मोल पार्टिकल 1/3 में बदला है, 1/3 में बदला है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 1/3 लेकर के उस फॉर्मूले को रख दो, उस फॉर्मूले में रख दो, वेंटर फैक्टर निकालने का फॉर्मूला मिल जाएगा। मतलब यहाँ वेंटर फैक्टर निकालने का सर फॉर्मूला ही हो गया 1 प्लस n के जगह पर क्या रखना था, हाफ माइनस 1 अल्फा। गॉट इट? यहाँ पर अगर वेंटर फैक्टर निकालना चाहते हो तो 1 प्लस n का मतलब होता है एक मोल कितने में बदला है, तो 1/3 में बदला है, -1 into alpha. Now what is alpha here? Alpha tells you about degree of association, कि कितना परसेंट एसोसिएशन हुआ है, और वहां पर इस अल्फा का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि कितना परसेंट डिसोसिएशन हुआ है। राइट? ओके, तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला हो गया 1 प्लस माइनस हाफ अल्फा, राइट, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, मतलब 1 माइनस अल्फा बाई 2 इज द फॉर्मूला इन केस ऑफ डाइमराइजेशन। हमेशा यही फॉर्मूला रहेगा। अब आपको वो परसेंटेज एसोसिएशन दे देगा, उसे अल्फा निकालो, वैल्यू पुट करो, आपको मिल जाएगा आंसर। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो 1/3 माइनस 1 का मतलब होता है -2/3। तो हम लिख सकते हैं कि वेंटर फैक्टर की वैल्यू है 1 माइनस 2/3 अल्फा, 1 माइनस 2/3 अल्फा। ये फॉर्मूला लगेगा भाई प्राइमराइजेशन केस में निकालेगा। एक एग्जांपल बताता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रखेंगे कि हर कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन सॉल्वेंट में डाइमराइज करता है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बात लिखता हूँ, मैं समझाता भी हूँ, उस पर सवाल आता भी है, प्रीवियस ईयर्स में भी है, और कई जगह इस कंसेप्ट को यूज भी किया जाता है। देखेंगे सभी लोग कि any carboxylic acid dimerizes in benzene solvent due to hydrogen bonding, intermolecular hydrogen bonding, due to intermolecular hydrogen bonding, intermolecular H bonding। ये बात समझ रहे हो? मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। डिसोसिएशन और एसोसिएशन में एक बात ये, डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते हैं, एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल घटते हैं। वेंटर फैक्टर की वैल्यू डिसोसिएशन में ज्यादा आनी है, यहाँ पर कम आनी है वेंटर फैक्टर की वैल्यू, ठीक है ना। अच्छा, एक से कम ही आ गया बिकॉज माइनस हो रहा है, यहाँ भी माइनस है, तो एक से वैल्यू कम आती है। कहाँ पर कम आती है वैल्यू? एसोसिएशन में। और वेंटर फैक्टर में ये चीज पॉजिटिव होता था, एक से बड़ा होता था, तो इसमें एक से ज्यादा आती थी। मतलब एक चीज और है कि डिसोसिएशन में वेंटर फैक्टर विल बी ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन में वेंटर फैक्टर विल बी लेस देन 1। और अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हो रहा है तो वेंटर फैक्टर की वैल्यू एक्जैक्टली 1 रहेगी, बिकॉज जब डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं हो रहा तो ये अल्फा की वैल्यू 0 है, परसेंटेज डिसोसिएशन 0, परसेंटेज एसोसिएशन 0, इसको 0 रख देंगे अगर, तो 0 × n-1 0 और वेंटर फैक्टर 1। तो ये भी डायरेक्ट एक नंबर का सवाल है, जरा ध्यान से सुन लीजिए। एक नंबर एज इन जो ऑब्जेक्टिव सीबीएसई में आ रहे हैं, बाकी कॉम्पिटिशन में भी ये चीजें पूछी जा सकती हैं, आप लोग देखेंगे ध्यान से, ठीक है ना। तो ये चीज मैं एक कंपैरिजन दूंगा। हाँ, जो मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा था वो सुनो। एसोसिएशन में पार्टिकल जुड़ रहे हैं, तो पार्टिकल जुड़ रहे हैं तो एक बात का ध्यान रहे कि मोलर मास बढ़ेगा फाइनली, है ना। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल थे, मोलर मास इसका ए का कुछ रहा होगा, मान लीजिए m है मास, जुड़ जाने के बाद 2m हो गया इसका मोलर मास। समझे कि नहीं समझे? तो एसोसिएशन में मोलर मास बढ़ता है,
और डिसोसिएशन में मोलर मास की वैल्यू घट जाती है। ये बात इंपॉर्टेंट है, जरा देखिए। अब मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ स्ट्रक्चर वाइज भी, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे। और एक चीज नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे डिग्री ऑफ एसोसिएशन बढ़ेगा नंबर ऑफ पार्टिकल कम होंगे। आप खुद भी तो सोच के देखिए, अगर डिग्री ऑफ एसोसिएशन बढ़ गया मतलब परसेंटेज एसोसिएशन बढ़ गया तो ज्यादातर पार्टिकल अब जुड़ चुके होंगे, तो नंबर ऑफ फ्री पार्टिकल कम होने लगा, वैन टॉप फैक्टर कम होने लगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने लगा, परसेंटेज डिसोसिएशन बढ़ने लगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल और बढ़ेगा। तो वैन टॉप फैक्टर is directly proportional to percentage dissociation, but it is also inversely proportional to percentage association. A very important point to be noticed. एक बार आप इसको फोटो लें फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखो, जैसे मान लीजिए आपके पास एसिटिक एसिड है और इस एसिटिक एसिड को अगर आपने बेंजीन सॉल्वेंट में डाला तो इसके जो दो मॉलिक्यूल है ना वो आपस में डाइमराइज हो जाते हैं। क्यों डाइमराइज होते हैं? क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, तो जाहिर सी बात है इसमें एक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा। इस डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। यहाँ पर देखें तो पार्शियल पॉजिटिव है और यहाँ देखें तो पार्शियल नेगेटिव है, इसके बीच में भी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है। तो आप देख सकते हैं ये दो चीज आपस में जुड़ चुकी है। मतलब इक्वेशन कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड undergoes dimerization and converts into CH3COOH whole twice. Now just tell me, अब ये एक यूनिट है तो अगर ये 100% डाइमराइज हो जाएगा तो इसका जो मोलर मास आएगा वो एक एसिटिक एसिड का डबल हो जाएगा, मतलब 60 × 2 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, है ना। जबकि यहाँ पर एसिटिक एसिड का मोलर मास कितना था? 60। तो इस बात को समझे, अगर ये 100% एसोसिएट हो गया होगा तो इसका मतलब है कि जो नया पार्टिकल मिला, जो डाइमर मिला, उसका मोलर मास 120 हो जाएगा। तो एसोसिएशन में मोलर मास बढ़ता है, ये बात क्लियर है। डिसोसिएशन में मोलर मास पार्टिकल का कम होने लगता है। चलिए बात समझ आ गई। अब एक क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, कह रहा है कैलकुलेट Venter factor for acetic acid in benzene solvent। अगर ये बात बोल दी उसने तो समझ जाइए डाइमराइजेशन का केस है। बेंजीन सॉल्वेंट इफ परसेंटेज एसोसिएशन इज, हाँ जी परसेंटेज एसोसिएशन अलग अलग दे रहा है। पहला सवाल, परसेंटेज एसोसिएशन मान लो आपका 50% था, ठीक है। दूसरा जिसमें इसने परसेंटेज एसोसिएशन 75% कर दिया, तीसरा जिसमें परसेंटेज एसोसिएशन 90% कर दिया, और लास्ट जिसमें 100% एसोसिएशन हो गया। इसको ट्राई करेंगे आप लोग वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। हमने देख लिया कि बेसिकली क्या होता है। इसके लिए n की वैल्यू कितनी लेनी थी डाइमराइजेशन के लिए? n की वैल्यू हम सभी लोग जानते हैं हाफ लेनी है। तो इक्वेशन तो ये है ना 1 + हाफ माइनस 1 × अल्फा, मतलब 1 - अल्फा/2, ठीक है। 50% एसोसिएशन हुआ है, मतलब अल्फा की वैल्यू 0.5 है, 50/100। तो इसको मैंने लिखा 1 - 0.5/2, ठीक है ना, विच इज कितना 1 - 0.25 विच इज 0.75। तो यहाँ वेंटर फैक्टर ज्यादा आ रहा है, 0.75 आ रहा है, देखना। अब जैसे जैसे परसेंटेज एसोसिएशन बढ़ रहा है ना वैसे वैसे पार्टिकल कम होने लगे होंगे, तो वेंटर फैक्टर की वैल्यू भी कम होगी, बिकॉज वेंटर फैक्टर इज अ फैक्टर व्हिच टेक्स इनटू अकाउंट द अमाउंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन। तो सोल्यूट कितने हैं उस चीज को ये बता रहा होता है। जो वेंटर फैक्टर की वैल्यू घटी तो हम समझ जाएंगे कि वेंटर फैक्टर घटने से मतलब है सोल्यूट का कम होना, वेंटर फैक्टर की वैल्यू बढ़ने से मतलब है सोल्यूट का बढ़ना। एसोसिएशन में पार्टिकल्स घटते हैं, मैं कई बार बोल चुका इस बात को। अब देखो तो यहाँ जब 75% अगर एसोसिएशन हो चुका है तो अल्फा की वैल्यू 0.75 है, तो वेंटर फैक्टर निकालेंगे 1 - 0.75/2। आप इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है 1 - 0.75 का आधा कितना हो जाएगा 3 कितना 75 है ना 0.375, यही हो जाएगा ना। इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 0.625, ये आ जाएगा। तो यहाँ वेंटर फैक्टर देख लो कितना है 0.625 है, पहले से कम होगा। क्यों? क्योंकि एसोसिएशन बढ़ गया। 90% में वेंटर फैक्टर निकालेंगे तो अल्फा की वैल्यू 0.9, 1 माइनस अल्फा की जगह रख रहा हूँ मैं 0.9/2, 0.9/2 का मतलब 0.45, तो ये आ गया 0.55। क्या आपने एक चीज ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे सर परसेंटेज एसोसिएशन बढ़ रहा है वेंटर फैक्टर की वैल्यू घट रही है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो रहा है, मोलर मास बढ़ रहा है। यहाँ मोलर मास ज्यादा आएगा, यहाँ मोलर मास थोड़ा कम, यहाँ और कम, वहाँ और भी कम। एसोसिएशन में जैसे जैसे एसोसिएशन का परसेंट बढ़ेगा मोलर मास बढ़ता जाएगा। क्लियर है ये बात? मैं एक कंपैरिजन लास्ट में लिखने वाला हूँ डिसोसिएशन और एसोसिएशन में, ठीक है जी। तो 100% में अल्फा की वैल्यू 1 ले लो, अल्फा की वैल्यू जब 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा 1 - 1/2। वेंटर फैक्टर की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई 0.5, इससे मिनिमम तो जा ही नहीं सकता है। डाइमराइजेशन में वेंटर फैक्टर की मिनिमम वैल्यू 0.5 है, ट्राइमराइजेशन में मिनिमम वैल्यू 1/3 है ना, टेट्रामराइजेशन में 1/4 है। आई होप इट इज क्लियर, ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। फैक्टर
तो बच्चों वेंटर फैक्टर आपको जितना सिखाना था मैंने सिखा दिया है। बस एक लास्ट आपको कंक्लूजन देने जा रहा हूँ कि डिसोसिएशन और एसोसिएशन में कैसे आपको सोचना था। तो डिसोसिएशन के केस में और एसोसिएशन के केस में वेंटर फैक्टर जो हम लोग निकाल रहे हैं उसमें आपको एक बात क्लियरली समझ आ जानी चाहिए, है ना। देखिए सबसे पहली बात, डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स का क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं सर। डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं। एसोसिएशन में क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होने लगते हैं सर। ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होने लगेंगे, मतलब ऑब्जर्व्ड पार्टिकल्स कम होंगे, यहाँ ऑब्जर्व पार्टिकल बढ़ेंगे। ऑब्जर्व का क्या मतलब है, मैंने जितना रखा उससे ज्यादा पार्टिकल मिले डिसोसिएशन में। एसोसिएशन में क्या है, मैंने जितना पार्टिकल रखा उससे कम देखने को मिल रहे हैं। समझे नहीं समझे, तो हम ये बोल सकते हैं ऑब्जर्व्ड मोल्स ऑफ पार्टिकल, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल। ऑब्वियसली सॉल्यूट पार्टिकल्स की बात हो रही है, ये वेंटर फैक्टर सॉल्यूट के पार्टिकल्स को अकाउंट में ले रहा होता है। तो ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिक्रीजेस, सॉरी डिसोसिएशन में इंक्रीजेस। एंड यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर डिक्रीज करते हैं। अच्छा, वेंटर फैक्टर की बात करें तो इक्वेशन लगा सकते हैं, एक फॉर्मूला दिया मैंने 1 + n - 1 इंटू अल्फा। ये फॉर्मूला यहाँ भी लगा सकते हो, पर ध्यान रहे n का मतलब बताए एक पार्टिकल कितने पार्टिकल में बदलता है, ठीक है ना। फॉर्मूला तो यहाँ पर भी ले सकते हो, लेकिन कई किताबों में आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा 1/n - 1 अल्फा। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही चीज है। ये 1/n बता रहा है कि डाइमराइजेशन है तो n की वैल्यू 2 रख दो तो 1/2 हो जाएगा, यही होना भी चाहिए था, है कि नहीं। ठीक है, ट्राइमराइजेशन हो रहा तो 1/3 रख दो, यही होना भी चाहिए था। बट एनीवेज आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं, एन का मतलब आप लोग जानते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से भी लिखा हुआ कई किताबों में आपने पढ़ा या कई टीचर्स पढ़ाते भी इस तरीके से, तो इस एन का मतलब है कि डाइमराइजेशन में एन की वैल्यू 2 रख देना, ट्राइमराइजेशन में एन की वैल्यू 3 रख देना, तो इक्वेशन आपको मिल जाएगा। है, ये भी समझा दिया। अब देखो आगे देखो, हमने ये सीखा कि फॉर डिसोसिएशन वेंटर फैक्टर इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1 ऑलवेज। हाँ, क्योंकि सर अल्फा की वैल्यू कुछ ना कुछ तो रही होगी, है ना, अल्फा की वैल्यू कुछ तो रही होगी। तो जब अल्फा की वैल्यू मान लो 0.1 है तब भी जुड़ेगा ही, है ना, बात समझ रहे, ग्रेटर देन 1 आएगा। और यहाँ पर वेंटर फैक्टर हमेशा लेस देन 1 आएगा, क्योंकि ये माइनस हो रहा है, लेस देन 1 आएगा। ठीक है, और मोलर मास पर क्या कमेंट है आपका, सर मोलर मास जो ऑब्जर्व आप करेंगे वो कम आएगा, डिक्रीज करेगा। डिसोसिएशन में मोलर मास घटने लगता है, और यहाँ पर जो ऑब्जर्व मोलर मास है वो बढ़ने लगेगा। मोलर मास जो आपने ऑब्जर्व किया होगा दैट विल इंक्रीज ड्यू टू एसोसिएशन। क्या ये मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इन चीज़ों को समझ लो। अच्छा, एक चीज़ और देख लो, हम रेंज निकाल सकते हैं वेंटर फैक्टर का कि मिनिमम और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है। ये कई लोगों को समझाना नहीं आता है। देखो अल्फा को 0 रख दो, अल्फा 0 मतलब परसेंटेज डिसोसिएशन 0 है, अभी डिसोसिएट नहीं हुआ है। तो जब ये 0 रख देंगे तो वेंटर फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी, 1, ठीक है ना। और एक बार मैक्सिमा निकालो तो अल्फा को 1 रख दो, अल्फा को 1 रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा, n के बराबर। मतलब वेंटर फैक्टर का रेंज होता है 1 से लेकर के n तक। 100% टूटा होगा तो n के बराबर हो जाएगा, वरना 1 से ज्यादा तो होगा ही होगा। वेंटर फैक्टर डिसोसिएशन में 1 कभी नहीं हो सकता है। 1 तो तब होता है जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, जब डिसोसिएट भी नहीं करे और एसोसिएट भी नहीं करे, मतलब जब अल्फा 0 हो। लेकिन हम जानते हैं डिसोसिएशन में कुछ तो परसेंटेज डिसोसिएशन रहा होगा, चाहे वो 1% ही क्यों ना डिसोसिएट हुआ। अल्फा की वैल्यू 1% पे 0.01 रखोगे तब भी कुछ ना कुछ एक से बड़ी वैल्यू आपको मिलेगी। यहाँ पर अब सोचो जरा, यहाँ पर सोच के देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मिनिमम और मैक्सिमम निकालो, ठीक है, देखो जब 100% एसोसिएशन हो गया तो वेंटर फैक्टर मिनिमम मिलेगा। मैंने बोला एसोसिएशन जितना बढ़ेगा वेंटर फैक्टर घटता जाएगा। तो 100% एसोसिएशन मतलब अल्फा को 1 रख दो, अल्फा को 1 रखेगा तो 1/n, तो ये मिनिमम वैल्यू इसकी है कि 1/n तक जा सकता है। कब जा सकता है ये, जब 100% एसोसिएशन हो जाए। और 1 से तो इसको कम रहना ही रहना, 1 से तो कम रहना ही रहना। जब आप इसको 0 रखेंगे तो एग्जैक्टली 1 हो जाएगा। पर 1 वेंटर फैक्टर अगर कभी 1 हो गया तो इसका मतलब होता है ना तो एसोसिएशन हुआ है ना तो डिसोसिएशन हुआ है। तो ये भी चीज नोट करके लिख रहा हूँ कि फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए भी थे, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया या कोई कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो जाए एटसेट्रा, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0 होता है, देयरफॉर इनका वेंटर फैक्टर भी 1 आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, 1 आ जाएगा।
तो इस चीज़ को आप थोड़ा समझ जाएं। आज के बाद अब आपको वेंटर फैक्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कई बच्चे हैं जिनको वेंटर फैक्टर में प्रॉब्लम रहती थी, उन्होंने कहा भी था, रिक्वेस्ट भी करा था कि भैया वीडियो बना दो वेंटर फैक्टर पे, इसके क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं। तो ये रहा बच्चों वेंटर फैक्टर का कंक्लूजन। आप इसको रिवाइज कर लेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, इसके बाद एक और वीडियो आएगी इस चैप्टर में, कलिगेटिव प्रॉपर्टीज के इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस लिखूंगा। 4 कलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होते हैं उनके, उन पर बात होगी, और कैसे वेंटर फैक्टर की जरूरत पड़ेगी वहां पर, ये भी आपको समझाऊंगा कुछ क्वेश्चंस के थ्रू भी। ठीक है ना? तो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।